पहले तो मैं ट्रस्टी जो है वेदिका जी, उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जिस तरीके से पेरेंट्स के नाते तमाम गार्जियन सामने बैठे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन है जिसके लिए हम सब लोगों ने आपकी जो ये मेंटल हेल्थ पे लगातार आप काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सब अभिभावक देखेंगे जिस तरीके से उनके बच्चों को एक पेरेंट्स के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर, जो एक कम्युनिटी वाइज हम लोग सब लोग एक पूरा फोकस करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा ये सेशन होगा। हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ में डॉक्टर नवीन जी सैनी साहब है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर मिहिर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि वेदिका जी खुद ट्रस्टी हैं तो एक तरह से होस्ट हैं, तो आपका भी स्वागत है क्योंकि नौलगढ़ के हम लोग हैं। आप लोग अपना इतना जो समय दे रहे हैं, आप लोग जो आपने एजुकेशन ली है और उस एजुकेशन को नौलगढ़ को आप लोग दे रहे हैं, तो हम लोग पोदार परिवार के प्रति बहुत ही आभार जताते हैं पूरी नौलगढ़ की तरफ से। सेशन को प्रारंभ करते हैं और अगले ये 40 मिनट का बेहद महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कनेक्ट रहेंगे। तो इस सेशन में सबसे जो इसका जो सब्जेक्ट दिया गया है, बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर मेंटल वेल बीइंग विद कम्युनिटी। जो इसको हिंदी में मैं साथ में हिंदी में भी अगर मैं उल्लेख करूं तो एक इस तरीके से एक नेटवर्क स्टेब्लिश करना, एक स्थापित करना कि परिवार के गार्जियन, टीचर सब लोगों के माध्यम से, और वही कम्युनिटी है जो अपने बच्चों को इस विषय में मेंटल ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराते हैं जिससे वो आने वाले वर्ष में भारतवर्ष का क्षेत्र का नाम रोशन करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य की तमाम चीज़ों को पार पाते हुए और एक बेहतरीन इंसान बने। तो सबसे पहले मैं नवीन जी इस विषय में कुछ कहेंगे, उससे पहले मैं वेदिका जी को कहूँगा कि अपनी बात को प्रारंभ करें। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए, हम सबसे जुड़े। आई थिंक आज का जो मौसम रहा है बाहर, वो सबसे बेहतरीन उदाहरण है मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो वातावरण है आज के समय में, कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक कोहरा है ना जो बना हुआ है पूरी दुनिया में, हमारे समाजों में, उसे सिर्फ सूरज की किरणें ही दूर कर सकती हैं। और आप सबका आज यहाँ आना, आप सबका यहाँ उपस्थित होना, हमारे ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, हमारी जो पहल हैं, ये एक तरह से एक सूरज की किरण की तरह ये कोहरा को दूर करने में मदद करेंगे। इसलिए आप सबके लिए एक बार फिर अपने आप के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए कि आप सब आए और इस पहल से जुड़े, और आपका ये जो कमिटमेंट है इस कॉज के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के प्रति, उसके लिए आई थिंक वो बहुत बहुत शानदार रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम कई बार भूल जाते हैं कि ये सिर्फ शहरों का मुद्दा नहीं है, ये हर एक समाज का मुद्दा है। और स्पेशली जब हम एज अ कम्युनिटी साथ में आते हैं, उसी से हम लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। इसीलिए आज का जो हमने पैनल का टॉपिक भी चूज़ किया कि हम अपने कम्युनिटीज़ में, हमारे मोहल्लों में, हमारे क्लासरूम्स में, हमारे ऑफिसेज़ में, हमारे स्कूल्स में, कि हम किस तरह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सके, किस तरह एक सपोर्टिव कम्युनिटी बना सके, और किस तरह हम एक दूसरे के लिए भी सहारा बने और अपने भावनाओं के बारे में भी बात कर सके। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, आई नो हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, नवीन जी हैं, मिहिर जी हैं, तो वो आपको मोर टेक्निकली बता सकते हैं बीमारियों के बारे में। जैसा मैंने कहा, हमारे पास निःशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध है सपोर्ट के लिए, या आप उनसे भी आके बात कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़े। बट जब हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य का जो ये मुद्दा है, ये सिर्फ कि सिर्फ हम डॉक्टर्स के लिए या साइकोलॉजिस्ट्स के लिए या मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, ये हम सब का मुद्दा है। और हम सब अपने अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं कि हम एक बेटर समाज का निर्माण करें, और हम जिन स्पेसेस में रहते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करें, हम उन्हें बेटर बना सके, ताकि जिसे हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ फ्रेंडली बने, कि हमारे स्पेसेस सेफ हों। जैसे आज मैंने कहा कि आज का ये पूरा भावनाओं का मेला एक सेफ स्पेस है, वैसे हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो स्पेसेस है, जिन कम्युनिटीज़ के साथ हैं, हम उन्हें सेफ स्पेसेस दे सकें, ताकि लोग अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को खुल के शेयर कर सकें। क्योंकि जब हमें कोई शारीरिक
तकलीफ होती है, हम बहुत खुल के इसके बारे में बात कर सकते हैं। कल हुकुम सिंह जी और मैंने भी यही बात की थी कि हम बहुत ओपनली कह सकते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मुझे ज़ुकाम है, मुझे बुखार है, बट हम कभी अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं करते, अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करते, अपनी मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, जैसे हम बड़े हुए, हमें यही सिखाया गया है कि जब इमोशंस की बात आती है या जब हम अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं या जब स्पेशली जब हम रो कर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, कि हमें इन चीज़ों से जूझना आना चाहिए। बट आई थिंक सच ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ स्ट्रगल करना या मानसिक कोई भी तनाव महसूस करना हमें इंसान बनाता है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, और यदि हम कोई भी तरह से स्ट्रगल करें तो हम उसके लिए हेल्प करें। तो वो आई थिंक इस पूरे कॉन्वर्सेशन का अंडरटोन है, पूरे इस भावनाओं के मेला का मेन उद्देश्य है। एंड आई थिंक आगे हम सब इसके बारे में और चर्चा करेंगे इस पैनल में और बाकी पैनल्स में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया भावनाओं का मेला है ये, स्नेह मेला है। इमोशन की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर नवीन जी, किस तरीके से एक इमोशन से कनेक्ट करें बच्चे को, किस तरीके से पेरेंट्स की भूमिका होती है, किस तरीके से टीचर्स की भूमिका होती है, किस तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए कि वो तमाम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हुआ एक सामाजिक रूप से एक परफेक्ट वो एक युवा बने, एक व्यक्ति बने। जी, थैंक यू कम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं थोड़ा सा, मैम ने बहुत अच्छा बताया, अपने माननीय विधायक सर ने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई, अभी योगा सर थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बताया, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर नवीन सैनी हूँ और एसएमएस साइकेट्री से हूँ। कि जैसे मैम ने बताया कि फिजिकल इलनेस को अपन अच्छे से समझते हैं, जैसे कि अपने किसी के पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया या कोई फ्रैक्चर हो गया, तो अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन या वो पेशेंट खुद भी इतना इंसाइटफुल रहता है या उसको पता रहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। जबकि मानसिक बीमारियों में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो समझ नहीं पाता है, या घर वाले नहीं समझ पाते हैं, या समझना नहीं चाहते। वो मेंटल इलनेस होने के बाद यदि कोई चित परिचित या कोई जानकार उनको कह भी देता है कि इसको एक साइकेटिस्ट की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, तो वो वहाँ ले जाने की बजाय जो बाबा नीम हकीम तो एक होते हैं उनके पास ले जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो एक ट्रीट करने वाला जो टाइम होता है शुरुआती, वो निकल चुका होता है। हमारे पास कई बार पेशेंट 5 साल बाद में पहुंचता है, कई बार 10 साल बाद में पहुंचता है, तो फिर वही घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको ज़िंदगी भर दवाएं लेनी पड़ेंगी क्या। तो वो कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर भी दवाएं लेनी पड़ती हैं। और हमने देखा है कि जैसे यूके और यूएसए में क्या है, ये इतना जो सोशल स्टिग्मा है कि हम मानसिक बीमारी होते ही कोई के पास पहुंच जाते हैं, नीम हकीम बाबा के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग जैसे ही बीमार होते हैं, मानसिक रूप से होते हैं या फिजिकल रूप से होते हैं, तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान होने पे वो काउंसलर के पास जाते हैं, कोई ऐसा लगता है मानसिक डिजीज है तो वो साइकेटिस्ट के पास जाते हैं और तुरंत इलाज लेके वो एक हेल्दी और खुशहाल जीवन जीते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे अभी मैम का जो आज का प्रोग्राम है स्नेह उत्सव, और हमारे पैनल में जो टॉपिक है कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, जैसे मेरा एज ए साइकेटिस्ट मानना है कि ये ट्रीटमेंट में तीसरा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पहला मेडिकेशन का पार्ट होता है जो साइकेटिस्ट का काम होता है, साइकोलॉजिस्ट का सेकंड पार्ट होता है जो एक साइकोथेरेपी का काम होता है, और तीसरा सबसे अहम जो कम्युनिटी का पार्ट होता है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कम्युनिटी होती क्या है। तो कम्युनिटी में जैसे डॉक्टर्स आ गए, आप मम्मी पापा आ गए, पेरेंट्स आ गए, गार्जियन आ गए, गांव के सभी लोग आ गए, लोकल पॉलिटिशियन पंच सरपंच आ गए, अपने विधायक साहब आ गए, और जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओ है, मैम की जो ऑर्गेनाइजेशन है कंगारू माइंड, वो सभी कम्युनिटी में आती है। तो इसकी ज़रूरत अपने को क्यों पड़ती है? क्योंकि साइकेटिस्ट के पास मरीज़ आता है, साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, तो वो मरीज़ को समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, लेकिन उनके घर वालों को कहीं ना कहीं वो ऐसे सोचते हैं कि
मेडिकल इलनेस की तरह सिर्फ 15-20 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, पेशेंट आता है, हमारी दवाइयाँ काम करती हैं, 15-20 दिन में उसको काफ़ी अच्छा आराम आता है, तो वो क्या है कि उन दवाओं को बंद कर देता है, जबकि ये एक इन्फेक्शन नहीं है। ये अपने ब्रेन में, जैसे कि अपने मेरे प्यारे बॉस भी बैठे हैं यहाँ पे, उनका भी अभी जैसे हम इंट्रो करवाएंगे, हमारे ब्रेन में जैसे केमिकल्स होते हैं, उनके ऊपर नीचे होने से मानसिक समस्याएं हो जाती हैं, तो उनको सही करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए साइको एजुकेशन का पार्ट होता है। घर वालों को हम बताते हैं कि कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, इसके पहलू क्या क्या हैं, आपको इसके साथ में कैसे रहना है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर ये मारपीट करता है, तोड़फोड़ करता है, ये किसी की बात मानता ही नहीं है, हम क्या करें, इसको तो आप अंदर रख लो। तो हम उसको ये समझाते हैं कि बीमारी का लक्षण है। जैसे टाइफाइड होने पे बुखार होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, वैसे ही ये एक मानसिक समस्या है, इसका लक्षण है। ये इसको ये मत समझो कि जानबूझ के कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं है कि ये ऐसा इसके साथ में हो रहा है, वो तो पता नहीं कौन सी ज़िंदगी में जी रहा है, तो ऐसा नहीं समझे। तो इसी संबंध को लेकर इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए या आपकी सोच को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है और हमारा जो टॉपिक है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हुक्म जी ने अभी मेरे से सवाल किया है कि पेरेंट्स का और स्कूल टीचर का क्या योगदान रहता है, तो मेरा मानना है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पहले सबसे पहले परिवार से ही उसका सामना होता है, परिवार के संस्कारों से ही उसका सामना होता है। अपने समाज में कई ऐसे संस्कार होते हैं या कई पेरेंटिंग स्टाइल ऐसी होती है। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब ये समझो कि बच्चे को पालने की एक स्टाइल अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके की होती है। किसी के पेरेंट्स होते हैं गुस्से वाले होते हैं, किसी के प्यार वाले होते हैं, तो उनका इम्पेक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। ऐसे बच्चे जो कि मान लो कि उसके परिवार वाले उसको बहुत ही जकड़ के रखते हैं, वो इन फ्यूचर एंजाइटी और डिप्रेशन में जा सकते हैं। या जिसको मान लो कि बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके सारे काम वो ही कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी क्या है कि आगे जाके बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, उसको हर चीज़ में डर लगेगा क्योंकि उनका सारा काम तो मम्मी पापा ने किया है। तो अपने को बीच वाला रास्ता अपनाना होता है, तो वो भी इसमें कम्युनिटी का ही एक वो पार्ट है। और दूसरा जैसे गुरुजनों का है, अब घर से निकल के बच्चा आ गया कॉलेज में, स्कूल में और कॉलेज में, तो स्कूल और कॉलेज में तो जैसे अध्यापक है, कॉलेज में अपने प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि जैसे फिजिकल इलनेस की तरह वो मेंटल इलनेस को समझे। और घर का भी एक सदस्य ऐसा होना चाहिए कि उसको मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रोफेसर्स को भी मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे पास बहुत ही वेल एजुकेटेड जो पर्सन आते हैं, IAS आते हैं, RAS आते हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जैसे मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो वो ऐसे चेहरा बनाते हैं जैसे कि इसके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो इसी कारण आज का प्रोग्राम रखा है। हम उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए सोच सकते हैं यदि, और वो ट्रेनिंग कौन करवाएगा? ट्रेनिंग कराने के लिए मम्मी पापा या फिर परिवार का एक सदस्य या फिर कॉलेज का कोई भी एक ऐसा टीचर जो लीडरशिप कर सकता है, उसकी हम जैसे नॉन ऑर्गेनाइजेशन ये NGO संस्था है, वहाँ से ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जो मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है, मानसिक स्वास्थ्य है, नज़दीकी अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनसे हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि यदि कोई मानसिक रूप से परेशान है, घर में है या कॉलेज में है या स्कूल में है, तो उसके वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं कि आपका बच्चा ऐसा करने लगेगा तो आपको इसको तुरंत साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जाना है, जिससे इसका तुरंत इलाज हो उसके। जैसे अपन फिजिकल बीमारी में करते हैं, बुखार होते पूछ जाते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो बुखार हो गई, तो वैसे अपने को मानसिक स्वास्थ्य, ये समझो कि कोई बच्चा उदास है, 2 वीक से उदास है, 2 वीक से ज़्यादा से उदास है, कुछ काम नहीं कर रहा है और हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है, हमेशा सोया रहता है, सबसे अलग थलग रहता है, जब भी बात करो मरने की बात करता है, तो आमतौर पे अपने घर वाले ये कहते हैं कि तू मस्त रहा कर, कुछ नहीं होगा, तू फुप्पे के पास चला जा, तू बुआ जी के पास चला जा, सुबह सुबह योगा करा कर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे फिजिकल इलनेस अपने साथ में हो गई, किसी की हड्डी टूट गई, तो अपन ये थोड़ी ना कहते हैं कि चल तू फुप्पे के पास चला जा, योगा कर ले, या तू है ना ऐसे खुश रहा कर, तेरी हड्डी तो जुड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या अपने को साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको तुरंत ले जाने की ज़रूरत है अपने को। तो और साइकेट्रिक जो इलनेस को जो झेल रहा होता है, उसका मन अंदर ही अंदर इतना विचलित रहता है कि आप उससे बात करेंगे तो वो आपको सब कुछ बता देगा
कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या है कि अपना समाज उसको देखता है हित की भावना से कि यार वो तो पागल हो गया। ये जो पागल वर्ड है ना, पागलपन, इसको ही अपने को दूर करना है। यही सोशल स्टिग्मा है। ये उसको समझना है कि किसी के टाइफाइड हुआ है तो उसके दूसरी बीमारी हुई है, फिजिकल इलनेस हुई है, हड्डी टूट गई, वैसे इसका अंदर से दिमाग टूट गया, और दिमाग टूट गया, दिमाग वाला डॉक्टर के पास जाना है, जैसे अपना ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं हड्डी टूटने के बाद। अब जो मानसिक रूप से परेशान रोगी है उसके लिए मैं 2 शब्द कह के मेरा उत्तर समाप्त करना चाहूँगा। बस पूछ लेते वो मिजाज मेरा, घर वालों के लिए बोल रहा है, वो कम्युनिटीज़ के लिए बोल रहा है, बस पूछ लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। थैंक यू कम जी। बहुत ही बढ़िया। देखिए, मैं सबको इस कार्यक्रम में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको जोड़ूं, तो मैं आप लोगों के बीच में भी आऊँगा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सब गार्जियन के रूप में हैं, सब इस ऐसी स्थिति से निकलते हैं जब घर में उनके प्यारे प्यारे बच्चे चिल्लाते हैं, कभी अपने मम्मी पर, कभी अपने पापा पर। जब उनकी मनचाही चीज़ है अगर आप लोग नहीं दिला पाते हैं या फिर अच्छा मार्क्स नहीं आ पाते तो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खिलाफ हो जाता है। लेकिन ऐसे दौर में मैं डॉक्टर मिहिर जी के पास में आता हूँ कि जब गार्जियन कुछ चाहते हैं बच्चे से और उसके बाद में उनकी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे से, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो गार्जियन एक अच्छी मेंटोर की भूमिका में होनी चाहिए, लेकिन वो उस दौरान अपने बच्चे को थोड़ा दूर कर देते हैं। उसकी भावनाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं बच्चे, कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि गार्जियन भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक मानसिक स्वास्थ्य का एक हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसे फिर दोनों के बीच में साथ तालमेल रहेगा? क्वेश्चन के लिए आपका आभार मानूंगा। साथ में ही मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर मिहिर, मैं SMS मेडिकल कॉलेज साइकियाट्री डिपार्टमेंट से हूं और यहाँ पे मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए मैं कांगारू माइंड्स, वेदिका मैम, हुकुम जी, आपका भी, विनोद जी, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो मुझसे आज ऐसा सवाल पूछा गया है कि गार्डियन, माता पिता, कभी भी हम मानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते, सच भी है। पर दूसरी तरह से अगर सोचे, माता पिता आजकल कितनी बार बच्चों को पूछते हैं सही से बिठा के, शांत से, कि बेटा सच में तुझे क्या करना है। और अगर पूछ भी लेते हैं, बेटे ने जवाब भी दे दिया या बेटी ने जवाब भी दे दिया, कितनी बार माता पिता समझ पाते हैं कि सच में बच्चा क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। इन दोनों के बीच में एक तो जनरेशन का गैप है, इसको तो हमें समझना ही पड़ेगा कि उम्र का तो गैप है, साथ साथ में हर एक व्यक्ति की एक विचारधारा होती है। अब एक माता एक पिता, 2 व्यक्ति, दोनों की विचारधारा कितनी समान है, कितनी अलग, वो भी एक अलग सवाल है। बच्चे की विचारधारा ऐसी नहीं है कि सिर्फ फैमिली से ही आती है। बच्चा बाहर जाके खेलता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, स्कूल में जाता है, टीचरों से सीखता है, अपने कलीग्स को देखता है, उनके पेरेंट्स को देखता है, बहुत जगह से बच्चा सीखता है, वहाँ से उसकी विचारधारा आती है। इन दोनों के बीच में गैप पैदा हो ही जाता है और ये हर फैमिली में देखने को मिलता है। अब बात यह है कि पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमने जो दुनिया देखी है उस हिसाब से अगर मेरा बच्चा या मेरी बेटी चलेगी तो वो बहुत ही अच्छा करेगा। बेटे ने देखा है कि मैंने जो दुनिया देखी है उस हिसाब से मेरे सपने बन गए हैं, अब मैं उस सपनों को पूरा करूँगा तभी मैं अच्छा आदमी बनूँगा। इन दोनों के बीच में एक कलेश होता है। अब वो 2 तरह का होता है। अब पेरेंट्स कैसे व्यक्त करते हैं, कोई गुस्से वाले पेरेंट्स है तो गुस्से से व्यक्त करेंगे, कोई ठंडे मिजाज के है तो कोल्ड वॉर चलेगी कि ना ही बोलना होगा, ना ही तू में होगी, कुछ नहीं, पर बातचीत करना बंद हो जाएगा। इस गैप को कैसे दूर किया जाए? तो हर कोई गैप को, मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी मतभेद को बातचीत से, शांति से, समय दे के सुलझाया जा सकता है। एक कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के 5 पहलू को एक साथ डिस्कस करने के बजाय एक के बाद एक डिस्कस कर सकते हैं कि पेरेंट्स क्यों सोचते हैं कि उनका फैसला क्यों सही है, बच्चा क्यों सोचता है कि पेरेंट्स का फैसला क्यों गलत है। बच्चे का फैसला, उसके पहलू को आराम से डिस्कस करो, दोनों में से क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर ना समझ आए तो आप एक काउंसलर की मदद ले सकते हो। काउंसलर क्या करता है, एक नॉन जजमेंटल वे में, बिना इसी का पक्ष लिए उसी का पक्ष लिए, एक न्यूट्रल वे में बात करता है।
उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी विचारधारा क्या है, वो एक न्यूट्रल वे में आपको गाइड करता है कि आपके लिए भी सही है, बच्चे के लिए भी सही है, और एंड गोल क्या है हमारी फैमिली का कि साथ में मिलकर सुखी से रहे, पेरेंट्स भी खुश रहे और बच्चा भी खुश रहे। तो एक न्यूट्रल नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन पैदा हो और कम्युनिटी में ऐसा सपोर्ट मिले कि समाज ऐसा फोर्स ना करे कि यही करना है यही करना है, क्योंकि हर फैमिली का अपना अलग निर्णय होता है। तो मैं इतना चाहूँगा कि पेरेंट्स, क्योंकि वो बड़प्पन है, तो सामने से पहल करें, अपने बच्चों से नॉन जजमेंटल वे में एक बार पूछे, जिस भी वे में वो व्यक्त करना चाहता है उनको समझ दे, उनको समझने की कोशिश करे कि वो कहाँ से बोल रहा है, कैसे आ रही है उनकी विचारधारा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो कोई न्यूट्रल, गांव के कोई मुखिया, कोई बड़े व्यक्ति, कोई काउंसलर, कोई साइकियाट्रिस्ट, किसी से भी आप बात करके उनका निवारण ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट। और तमाम जो सामने बैठे अपनी क्लिपिंग से डॉक्टर साहब ने जो बताया है, और बहुत ही अच्छा वेदिका जी, बहुत जिस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ब्रिज का काम की वाली जो एडवाइस है, डॉक्टर साहब मीर साहब ने बहुत अच्छा तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर नवीन जी भी अभी बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, कैसे माने कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन कैसे ये विकार ये कैसे सॉल्व हो, मतलब ये ऐसी स्थिति पैदा ना हो, अगर हो तो फिर कैसे उपाय हम लोग करें कि मानसिक स्वास्थ्य का बेहतरीन वातावरण बने। आई थिंक सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से, भले अपने घरों में हो, हमारे ऑफिसेज में हो, हमारे क्लासेस में हो, हमारे शिक्षण संस्थाओं में हो, कि हम एक दूसरे को ये बात याद दिलाएं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना कोई कमज़ोरी नहीं है। आई थिंक जब तक एक इंसान सुरक्षित नहीं महसूस करेगा कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं, वो कभी खुल के बात नहीं कर पाएंगे। और यदि वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, वो अंदर ही अंदर वो जो एक घुटन सी हो जाएगी उन्हें, कई बार उसी से लोगों को, जैसे डिप्रेशन है या सुसाइडल थॉट्स हैं या अलग अलग बीमारियां हैं, वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने कई अभिभावकों से मैं मिली हूँ, हमारे टीचर्स के साथ भी हमने बहुत इंटरेक्शंस किए हैं। मैं नवलगढ़ के कम्युनिटीज़ में भी कई लोगों से मिली हूँ। कई बार हम यही बात करते हैं कि हम कैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकें। तो सबसे पहले जैसे आज का ये कार्यक्रम है लोगों के लिए जुड़ने, और कई रिसोर्सेज भी हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा आपने मेन चीज़ जो मुद्दा था आपका कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड हो, आई थिंक मैंने कई बार यही बात एम्फेसाइज की है कि जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि यदि दोनों साइड से कोई भी उस कॉन्वर्सेशन में कन्फ्रंट करने पहुंच जाए तो उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों पार्टीज, भले बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो या उनके माँ बाप हो, वो एक दूसरे से बात करने जब जाते हैं, बी ओपन टू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। कई बार हम लिसनिंग के लिए नहीं, हियरिंग और रिस्पॉन्स देने के लिए सुनते हैं एक दूसरे की बात। तो जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो जिस ज़माने में जी रहे हैं, जिस सोशल मीडिया एज में जी रहे हैं, जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो बहुत बहुत अलग है फ्रॉम द टाइम्स जब आप बड़े हुए थे। इनफैक्ट जनरेशन गैप की तो जब बात करते हैं, आजकल मैं खुद ये जनरेशन गैप भी देख पाती हूँ जब हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं। क्योंकि जिस दुनिया में वो बड़े हुए हैं, स्पेशली महामारी के बाद, पहले आप कभी 3 साल 4 साल के बच्चे को आप सोशल मीडिया या टैबलेट से ग्लूड कभी नहीं देखते थे। बट आज यदि आप यहाँ अभिभावकों से पूछेंगे कि आपकी मेन समस्या क्या है आपके बच्चे के साथ, तो ये कहेंगे कि हमारे बच्चे फ़ोन, मोबाइल, आईपैड, टीवी नहीं छोड़ पाते। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए आप वक्त निकालिए। कई बार क्या होता है, हम भी इतना बिजी हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं होता। तो कई बार पेरेंट्स वो कॉम्पेंसेट करने के लिए बच्चे को टैबलेट दे दिया, ठीक है, उनका मन बहला रहे, उनके टेंट्रम्स के लिए हमारे पास टाइम है, ये लो बेटा आईपैड पे खेल लो या फ़ोन पे खेल लो, ताकि बच्चे का मन एक बार शांत हो जाए। वो प्रॉब्लम जैसे कि कारपेट के नीचे उसको स्वीप कर देते हैं कि ठीक है अभी के लिए सॉर्टेड। बट ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे किसी को गोली लगी और आप उस पर एक बैंडेड लगा रहे हैं, उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला।
एंड बच्चे भी जब आप पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक ये बात भी याद रखें कि आपके माता पिता, जैसा नवीन जी ने कहा पहले भी बात हुई थी कि इसेंचुअली आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं। तो यू नो हाँ, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं हमसे, उनके पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, बट कई बार उन्होंने एक दुनिया देखी है जो हमने अभी तक नहीं देखी है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, ताकि जब वो एक रिस्पेक्ट का माहौल बने, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड जो पेरेंट्स हैं यहाँ, स्पेशली जो छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जो वक्त हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं वो इस उम्र में उनके लिए प्राइसलेस है। और जब आप उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, जैसे यदि आप, कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना, जैसे कि हमारे बच्चे किताब नहीं, बुक्स नहीं पढ़ते, जब देखो फ़ोन पे रहते हैं, तो उसमें रोल मॉडलिंग का भी बहुत असर पड़ता है कि क्या हम खुद अपने बच्चों को वो बिहेवियर करके दिखा रहे हैं, आर वी बीइंग रोल मॉडल्स। क्योंकि यदि आपका बच्चा आपको हर समय फ़ोन पर देखेगा या आपको चिड़चिड़ करते हुए देखेगा, अगर बात नहीं करते हुए देखेगा, आपका जो बिहेवियर वो देखते हैं, जैसा नवीन जी ने भी कहा, बच्चे मैक्सिमम टाइम तो आप सबके साथ स्पेंड करते हैं, हमारे साथ दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, बट जो वो लर्निंग है वो उनके घरों में उन माहौलों को रीइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही बढ़िया। ये तमाम लोगों के लिए है। जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि कोविड के दौर के बाद में मोबाइल एक एनिमी बन चुका है अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। आप लोग, हम लोग, बच्चे जब ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे नाराज हो तो हम लोग उन्हें मोबाइल दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको अपने से दूर कर रहे हैं। और वेदिका जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। डॉक्टर नवीन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग क्या ऐसा करें जिससे, और ये मोबाइल ये मस्ट भी हो गया है क्योंकि सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे कोविड के दौर में। अब मैं देख रहा हूँ एजुकेशन है वो ऑनलाइन की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। टैबलेट्स, लैपटॉप, ये चीज़ें, लेकिन साथ साथ में हम लोग इनके बच्चों को उससे उनकी आदत न बनाए, उनकी ज़रूरत जरूर मान सकते हैं। वैसे क्या उपाय हम लोग करें? इस सवाल के बाद में मैं, हमारे सामने जो बैठे हैं कुछ सिलेक्टेड चेहरे हैं जो वेदिका जी ने मुझे इजाज़त देंगे, तो मैं सब लोगों से नहीं, 2-3 लोगों से मैं बात करने आऊँगा, तो वो कोई भी हो सकता है। और लाइव आप लोग चल रहे हैं लगातार, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं, तो सब लोग देख भी रहे हैं। नवीन जी। थैंक यू कम जी। जैसा कि आपने बात की है मोबाइल एडिक्शन की, अब एडिक्शन को जैसे मैं ऐसे समझाऊं कि एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। पहले अपन एडिक्शन ये मानते थे कि जो नशा करता है, भांग का, चरस का, गांजा का, दारू का, पान मसाला का, अफीम का, इनको अपन नशा मानते थे। लेकिन आज की इस भागती हुई दौड़ में मोबाइल ने भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसा स्थान ले लिया है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है किसी के साथ शादी हुई है, और इसी के साथ शादी हुई है जब लगने लग जाए तो ये समझ लेना कि आप मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो। अब आप सभी कहोगे कि मोबाइल एडिक्शन को अपन कैसे समझ सकते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मोबाइल एडिक्शन की मैं शिकार हूँ? तो आप सुबह जैसे आपके दिन की शुरुआत होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आँख खोलते ही आप मोबाइल को देखते हैं कि किसका मैसेज आया है, किसका गुड मॉर्निंग तो नहीं आया, उसने मेरे को कॉल तो नहीं किया, या कहीं मेरी कॉलेज से तो ऐसा नहीं आया है, या उसने ऐसा तो नहीं कह दिया है। यानी कि फ्रेश होने से पहले आप मोबाइल को यदि देखते हैं तो यह मोबाइल एडिक्शन का पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि जैसे कि आप अभी यहाँ पे आए हुए हो, बहुत सारे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, हो सकता है उनके लिए मददगार साबित हों, लेकिन बहुत सारे लोग अभी मोबाइल में लगे हुए हैं कि फलाने ने मैसेज किया होगा, इसने मैसेज किया होगा। मतलब जो अपनी बैठक हो रही है, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उसमें भी यदि आप मोबाइल का यूज कर रहे हो तो ये मोबाइल एडिक्शन का दूसरा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण मैं ये मानूं कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, आप जा तो घूमने रहे हो लेकिन वहाँ भी है ना, आप मोबाइल के साथ ही हो। आप नहीं तो नेचर का मजा ले पा रहे हैं, नहीं बाहर क्या व्यू हो उसका मजा ले पा रहे हैं। वहाँ भी आपको ये लग रहा है कि उसका मैसेज आया है नहीं, या क्योंकि आपकी खुशी मोबाइल में अटकी हुई है। जब आपको ये लगे कि मेरी खुशी मोबाइल में अटकी हुई है, तो ये समझ लो कि आप मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो। आप जैसे हुक्म जी ने पूछा कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, तो मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, उन दोनों में कोलैबोरेशन अपन कैसे बैठाएं। तो मेरा मानना है कि जैसे जो बच्चे मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, पहले जिम्मेदार तो अपने पेरेंट्स ही हैं, मम्मी पापा ही हैं।
जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो एक जिम्मेदारी आती है उनके ऊपर। थोड़े दिन तो वो उसको जैसे कि प्यार करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद में वो क्या थोड़ा परेशान करता है। उसको भी क्या है कि जो सोशल जो चीज़ें हैं उनको वो देखना चाहता है, सीखना चाहता है कि ये क्या है, ये कौन है, मम्मी एक पापा है, ये चाचा है, क्या है, या कोई भी गैजेट है उसको देखना चाहता है। तो मम्मी पापा को ऐसे लगता है कि ये बहुत छेड़खानी कर रहा है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब मोबाइल पकड़ा देते हैं तो क्या है कि जैसे बच्चे को पहले उस इंटरेक्शन से, उस गैजेट से या उस नेचर को जानने से जो उसके दिमाग के अंदर खुशी मिल रही थी या डोपामिन रिलीज हो रहा था, खुशी का हार्मोन होता है डोपामिन, जिससे अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है। बच्चे को उन चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था। वो सेटिस्फेक्शन वो जैसे ही वो उसमें देखेगा कार्टून बज रहे हैं, गाड़ियाँ बज रही हैं, तो उसको कुछ अलग लगेगा और उसके ब्रेन में जो केमिकल है अच्छे वाला, जिसको अपन खुशी का हार्मोन बोलते हैं, वो और ज़्यादा निकलेगा। तो अपन क्या है कि अपन ह्यूमन बीइंग हैं, तो बच्चे को तो जिसमें मज़ा आएगा उसी पे जाएगा, तो ज़्यादा हैप्पी हार्मोन निकलेगा उस मोबाइल में। और वो जो हैप्पी हार्मोन इतना निकलेगा कि उसको मोबाइल एडिक्शन से दूर ले जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल को उससे दूर करोगे, चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। यहाँ पे बहुत सारी माता और मेरी बहनें बैठी होंगी, उनके बच्चों में भी ऐसा होगा कि कई लोग आते हैं हमारे पास ओपीडी में, साहब इसको तो है ना मोबाइल देते हैं तभी ये खाना खाता है, नहीं तो खाना ही नहीं खाता है। वो घूमता रहता है, या तो घूमता रहता है या फिर मोबाइल दे देंगे तब खाना खाता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे से आपके मोबाइल को अलग करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है कि अपने को, मम्मी पापा को ये समझना होगा कि सबसे पहले तो नेचुरल चीज़ों पे फोकस करना होगा। जो पहले जैसे दादी माँ होती थी, वो अपने मम्मी पापा के साथ उन्होंने उनको बड़ा कैसे किया, उनसे पूछना होएगा। तो वो लोग क्या है कि उस टाइम मोबाइल था नहीं, तो बच्चे उसी हिसाब से बड़े होते थे, बुजुर्गों के पास खेलते थे, चाचा के साथ खेलते थे, बाहर खेलने जाते थे। आप में से जैसे जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो जानते ही नहीं है गुल्ली डंडा क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, या कोई भी जो और गेम है वो क्या होता है। बस उनको तो मोबाइल में चाहिए सारा सब कुछ। तो अपने को मोबाइल को दूर करना पड़ेगा, उसके अलावा नेचुरल चीज़ों की तरफ, जिससे कि वही डोपामिन मिले, वही खुशी का हार्मोन मिले। वो खुशी का हार्मोन थोड़े दिन बाद में उस मोबाइल से मिल रहा है उससे भी ज़्यादा मिलने लग जाएगा बच्चे को, उसको खुद मजा आने लग जाएगा। और ऐसा ही करके हम नशा छुड़ाते हैं। ये तो मोबाइल एडिक्शन है। जैसे और दूसरे नशे होते हैं, मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि जैसे दारू का नशा है। बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं तो शाम को है ना, शाम को मुझे तलब होती है और मुझे अच्छी नींद आ जाती है। तो अच्छी नींद और तलब का मतलब हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में डोपामिन से रिलेटेड है। उसको उस टाइम डोपामिन की कमी हो जाती है। दारू होती है वो 3 से 4 घंटे थोड़ा सा डोपामिन का लेवल बढ़ा देती है। जैसे ही मान लो सुबह वो काम करेगा, फिर उसका डोपामिन खुशी का हार्मोन कम होएगा और उसको उसकी तलब आएगी। इसी तरीके से मोबाइल में तलब आती है उसको। तो हम जैसे दारू छुड़ाते हैं तो उसमें भी हम ऐसा करते हैं कि ऐसी दवाएं चलाते हैं कि जो उसके डोपामिन उसको दारू से मिल रहा था, अब हम उसको दवाओं से देते हैं। 6 से 9 महीने का हमारा कोर्स होता है। 6 से 9 महीने में हम उस कोर्सेज के साथ साथ उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, नेचुरल चीज़ें आती हैं, योगा, मेडिटेशन, कैसे बात करनी है, कोई आपका अच्छा दोस्त कौन है, उसके साथ में जो नहीं दारू या नहीं नशा करता हो वो, उसके बारे में कैसे कन्वर्सेशन करनी है, तो उसका डोपामिन कैसे बढ़े। वो जैसे साइकोथेरेपी में हम साइकोलॉजिस्ट का भी सहारा लेते हैं, साइकेटिस्ट भी उसको साइकोथेरेपी बताता है, उससे वही डोपामिन बढ़ता है। तो 6 से 9 महीने वो इजीली दारू छोड़ देता है। इसी के हिसाब से अपने को मोबाइल एडिक्शन छुड़वाना होता है। कई बार हमारे पास घर में तो आपको ये करना है कि नेचुरल चीज़ों की तरफ आपको आगे बढ़ना है। फिर भी आपको लगता है, कई माता बहनें हमारे पास ओपीडी में आते हैं कि सर बहुत मुश्किल हो गया, हम दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर हम क्या है कि उसको साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। साइंटिफिक तरीका ये होता है कि कई मामलों में जैसे बच्चे का मोबाइल दूर करते हैं तो उसके डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे लक्षण आते हैं, तो उसके लिए कुछ दवा की भी ज़रूरत होती है, तो हम दवा देते हैं। उसके अलावा साइकोथेरेपी उसको समझाते हैं मोबाइल एडिक्शन के बारे में। शुरुआत में आपको क्या करना है, मिड में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। यदि साइकोथेरेपी के बारे में, डी एडिक्शन की साइकोथेरेपी के बारे में आपको नॉलेज लेना हो तो सेशन के बाद हमारे से मिल सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं, डॉक्टर मिहिर से मिल सकते हैं, हमारी साइकोलॉजिस्ट मैम बैठे हैं उनसे मिल सकते हैं, तो हम आपको पूरे विस्तार से बता देंगे। दूसरी चीज़ें, जैसे आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें मम्मी पापा भी कभी घूमने नहीं जाते हैं, बाहर ही नहीं जाते हैं। ऐसी दोनों कामकाजी हो गए, मम्मी अलग काम करती है, पापा अलग काम करता है, बच्चा सिर्फ या तो दाई के सहारे या मोबाइल के सहारे है। तो थोड़ा सा आप उसको वक्त दें, उनकी भावनाओं को समझें, भावनाओं को समझ के बाहर घूमने जाएं।
इससे भी क्या है कि मोबाइल एडिक्शन या कोई भी तरीके का एडिक्शन है उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल एडिक्शन के साथ साथ बच्चे में और दूसरी समस्याएं हैं तो आपको फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपको अच्छे से समझा सकता है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है कि एडिक्शन से तो हम लोग जब अपने गार्जियंस के साथ साथ में काफ़ी कम लोग हैं जिनके दादा दादी नाना नानी हैं, 100 वर्ष कहीं के पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये एडिक्शन से लत से अगर किसी घर में मम्मी पापा के अलावा दादा दादी या नाना नानी का प्रेम भी मिलता रहे। मैं डॉक्टर मीर जी के आने से पहले ये इसका सवाल का जवाब वेदिका जी से लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जानकारी है कि जो स्नेह उत्सव नाम रखा गया है इस कार्यक्रम का, और स्नेह लता जी और आपकी दादी जी का नाम है, तो किस तरीके से आपका अटैचमेंट रहा और किस तरीके से आपका मानसिक स्वास्थ्य इतना बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से आपका कम्युनिकेशन इतना साउंड है, इस विषय में एक बहुत अच्छा अध्ययन किया है। तो ये मोबाइल एडिक्शन हो या फिर और ऐसी कोई लत हो, जब दादा दादी का प्यार बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलता है मम्मी पापा के साथ साथ में, तो मैं मानता हूँ कि शायद मुझे लगता है किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी, वो नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। सर आपने बहुत भावुक होने का क्वेश्चन पूछ लिया हमें दादा दादी के बारे में। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आई थिंक मैं अपने दादा दादी नाना नानी के हमेशा काफ़ी क्लोज रही थी, एंड स्पेशली अपने दादा दादी के साथ रहने से आई थिंक जब बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली नो मैटर किस उम्र में रहें, जैसे आप सबको पता है कि मेरे दादा दादी का स्वर्गवास हाल ही में हुआ है, लाइक 2-3 साल भी नहीं हुए दोनों को गए, तो मैंने काफ़ी वक्त उन दोनों के साथ बिताया। एंड आई थिंक उसमें हमें क्या होता है कि जब हम दूसरों के साथ वक्त बिताते हैं, स्पेशली जब वो इतने अलग जेनरेशन के हो ना, तो हमें आपस में एक कॉमन ग्राउंड मिलने लगता है कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो वो भी इंजॉय कर सकते हैं और हम भी इंजॉय कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब जैसे उनके साथ रह के हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें अलग वक्त मिलता है। और क्या होता है कि जैसे पहले बच्चे हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे, तो बच्चों के पास हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेम्बर रहता था, नॉट नेसेसरली दादा दादी, चाचा चाची बुआ फूफा जी, कोई ना कोई लोग जाते रहते थे, उनके कजिन्स थे घर में और लोग हुआ करते थे, तो बच्चे भी उनमें बिजी रहते थे, उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। बट अभी कहीं ना कहीं क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं, बच्चों के पास इतने लोग भी नहीं हैं बात करने, और ऑटोमेटिकली जैसे मैंने पहले भी कहा, बच्चे वो टेक्नोलॉजी की तरफ पुल हो जाते हैं। बट पर्सनली ऑफ कोर्स मेरे लाइफ में मेरी दादी माँ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। स्नेह उत्सव ऑफ कोर्स उनके नाम से ही हमने रखा, उनकी स्मृति में रखा। बट आई थिंक जब हम उनके साथ वक्त बिताते हैं ना, वो बहुत क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि हमारे दादा दादी ना फ़ोन से ऑब्सेस्ड नहीं होते। इट्स नॉट कि वो बीच में हमसे बात करें तो अचानक से वो फ़ोन उठा लेंगे, फ़ोन चेक कर लेंगे, अरे एक व्हाट्सएप आया, 2 मिनट बेटा रुक जाओ, हम व्हाट्सएप रिप्लाई करके आपके पास आ रहे हैं। तो जो अटेंशन मिलता है ना, वो एकदम अनडिवाइडेड होता है। और जब ऑटोमेटिकली जब हम उनके साथ वक्त बिताते हैं, हमारा अटेंशन भी उन्हें देखा देखी अनडिवाइडेड हो जाता है। तो जैसे मैं जब अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताती थी, हाँ हम लोग टीवी देखते थे, हम लोग बाहर जाते थे, सिनेमा जाते थे, बट हम लोग बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ करते थे जो हमारे डिवाइस से लिंक नहीं था। कई बार हम जिस बैठ के बातें करते थे, दादा हमें नवलगढ़ की कहानियाँ बताते थे, या अपने पुराने दिनों की कहानियाँ बताते थे, दादी हमें अपनी बचपन की कहानियाँ बताती थी, या कोई कहानियाँ बताती थी, या लोग आते थे मिलने उन्हें, तो ऑटोमेटिकली क्या है, सोशल इंटरैक्शन बढ़ जाता था। और जब सोशल इंटरैक्शन बढ़ता है, वो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी का इंटरैक्शन कम हो जाता है। जैसे आप फ्रेंकली मुझे पूछे ना, आजकल जब मैं बच्चों को देखती हूँ, हमारे आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो फ़ोन पे डॉक्यूमेंटेड है। हमें हर चीज़ की फ़ोटो चाहिए, हर चीज़ के साथ फ़ोटो चाहिए, तो उसमें क्या होता है, हम कई एक्सपीरियंसेस इंजॉय नहीं करते हैं। इफ आप फ्रेंकली मुझे पूछे ना, लाइक लास्ट 10 साल में मेरे पास तो गिन चुन के फ़ोटोज़ होंगी मेरे दादा दादी के साथ, बट मेरे पास जो मेमोरीज़ है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जिसे हम कोर मेमोरीज़ कहते हैं, जो हमारे लाइक ज़िंदगी में जो हमें डिफ़ाइन करते हैं एज पीपल, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। और बच्चों के साथ जब हम वक्त स्पेंड करते हैं, उसी वक्त बच्चों की कोर मेमोरीज बनती हैं, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सुपर।
देख सकते हैं कि दादा दादी सबको याद आ गए ना अभी। अब लेकिन एक चीज़ जो वेदिका मैम ने बताई है कि एकल परिवार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। डॉक्टर मीर साहब, दादा दादी नाना नानी का अटैचमेंट तो बिल्कुल बच्चों के लिए कह सकते हैं गोल्डन टाइम होता है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रत्येक परिवार की स्थिति, आप हम भी उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं। एकल परिवार बच्चों की जो सर्वांगीण विकास या मानसिक स्वास्थ्य की हम लगातार बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदायक वाली स्थिति भी है कि पहले का जो दौर था बहुतायत परिवार, चाचा चाची और ताऊ ताई या मामा मामी के बच्चे आते रहते, अभी भी आते हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले संयुक्त परिवार का एक चूल्हे में पांच भाई थे, एक साथ में खाते, उनके बच्चे साथ में खाते, उनमें आपस का जो स्नेह भाव था, एक जैसे ब्लड के रिलेशन के हिसाब से ही मानते थे सगे जैसे, लेकिन अब उसकी कमी आना कहीं ना कहीं ये मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना भी एक कारण मान सकते हैं आप? थोड़ा जटिल सा सवाल है। डायरेक्ट कोई रिलेशन तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एस्टैब्लिश है, पर एक चीज़ है कि जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आई है ना, हम अगर समझते हैं कि एक बच्चा जो सीखता है बचपन में तो मैथमेटिकल सीखता है, स्कूल में भेज दिया कि पहाड़ सीख लिए, गिनना जुनना आ गया, ये सिर्फ सिखाई नहीं होती। जो बच्चा इसके पहले सीखना शुरू करता है वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखना शुरू करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के सीखना शुरू करता है, चलते कैसे है, बोलते कैसे है। सबसे पहले वो अपनी माँ की स्माइल देखता है कि माँ मुस्कुराती कैसी है, तो मुस्कुराना सीखता है। तो ये जो सोशल लर्निंग है, सोशल इंटरेक्शन है कि बात कैसे करना, अपने जो उम्र के लोगों के साथ कैसे बात करना, बच्चों के साथ कैसे खेलना, बड़ों के साथ कैसे बात करना, अपने से छोटों के साथ उनको कैसे ट्रीट करना, ये सारी सोशल लर्निंग होती है। ये चीज़ें आजकल क्या है कि फैमिली में तो समझो कि माता पिता दोनों अगर काम पे जाते हैं, घर पे कोई नहीं है, घर पे काम वाली बाई आती है, वो क्या सिखाती, वो तो खाना बना के चली जाएगी, तो बच्चा अब सीखेगा कहाँ, बाहर जाके सीखेगा। अब अगर उनके पास फ्रेंड नहीं है, उनके फ्रेंड्स कम है, इन बच्चों के पास कोई और उपाय नहीं रहता। अब बच गई सिर्फ स्कूल में आजकल टीचर्स के पास, टीचर्स के ऊपर भी इतना बर्डन है, टीचर्स के भी बच्चे हैं। अब टीचर्स घर का देखे, यहाँ का देखे, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन पैदा होती है, अगर कम्युनिकेशन कम रहा बच्चों का अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं ना कहीं वो एकलता, अपन बोलते हैं कि जो बच्चा है ना वो अकेला ही रहता है बचपन से, किसी के साथ बात नहीं करता, किसी के साथ घुलना मिलना उसको नहीं आता। अगर कहीं पे भेज दिया, स्टेज पे बोलना नहीं आएगा, परफॉर्म करना नहीं आएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ की एक आदत बन गई है और हमें इसको स्वीकारना भी पड़ेगा, पर इसको एक अच्छे से बेटर कैसे कर सके वो भी सोचना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हुए, अगर अकेले रहते हैं फिर भी ऐसा हो सके कि हफ्ते में 1 बार 2 बार कोई फैमिली मेम्बर्स को मिले, दादा दादी से मिलना हो, बार बार चाचा चाची से मिलना हो, सामने से जाए मिलने उनसे, उनको बुलाए अपने घर पे। ये फिर से आदत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये एक बार पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है एडोलसेंस में, जब बच्चा टीनेजर होता है 13 से 20 साल के बीच में, ये अगर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी ये उनको परेशान कर सकती है। तो ये बचपन से ही हम इसका ध्यान रखें और एक दूसरे के झूले मिले और बच्चों को दिखाए कि ऐसे बात करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, बेटर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर नवीन जी और डॉक्टर मिहिर जी ने जिस तरीके से बताया। हमारे पास में समय कम है और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सेशन मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग पूरी तरीके से इस सेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। आप लोग डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर मिहिर जी से भी अभी लगातार डिस्कस कर सकते हैं। इस पूरे सेशन का टोटल ऑल ओवर हम लोग एनालिसिस करें तो बच्चों की खुशियाँ, जहाँ वो खुश हो आप उन्हें देखें, उनके साथ समय बिताएं, आप उनके साथ में जहाँ उनको खुशी मिले वहाँ ले जाए, या जो करना चाहते हैं वो लोग आप लोग करिए। आप शाम को जब घर पहुँचे तो अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, आप उनके साथ में थोड़ी देर खेलिए, फिजिकल खेलिए, उनके साथ में उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए, उनके होमवर्क को एक टीचर बनकर आप उसमें हेल्प कीजिए और तमाम वो चीज़ें जो उनको खुशियाँ ला सके वो खुशियाँ लाने का आप प्रयास करेंगे तो सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य यही होगा कि आने वाले दिनों में उन्हें किसी भी तरीके की न तो कोई मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ेगी, न किसी और साइट्रिक की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रफुल्लित होकर एक हंसते खेलते आने वाले दिनों में भारतवर्ष की इस प्रगति में अपना योगदान देंगे। ठीक कह रहा हूँ मैं वेदिका जी?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने जैसा हुकुम सिंह जी ने भी कहा, आई थिंक हम लोग मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, हम लोग कई बार थोड़ा सोचते हैं कि लोग हमारे पास आए, बट फ्रेंकली आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि लोग हमारे पास ना आए, नॉट क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस करें बात करने, बट क्योंकि वो अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इन्होंने भी बहुत अच्छे से समराइज़ किया पूरे पैनल को, और आप सबका शुक्रिया कि आप सुने हैं। आई होप कि इस उत्सव से यदि हम कुछ सीख के जाएं, वो ये है कि हम अपने प्रति और हमारे आसपास के प्रति, लोगों के प्रति स्नेह दिखाएं, एम्पैथी फील करें और करुणा महसूस करें। उसी से हम एक हेल्दी मानसिक स्वास्थ्य का एक समाज बना सकते हैं। थैंक यू। एक लास्ट एक मिनट, डॉक्टर नवीन जी का मन है कुछ और बात करने का, और एक मानसिक स्वास्थ्य का सबसे अच्छा उदाहरण पूरे प्रोग्राम में आप लोग थे। जिस समय वेदिका जी अपना स्पीच दे रहे थे और माइक थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन उस समय मैंने देखा मानसिक स्वास्थ्य दिख रहा था, क्योंकि अगर हम लोग होते तो शायद चिल्लाते कि यार भैया क्या है, माइक अपना सही रखो, लेकिन बड़े स्मूथली हैंडल किया और बहुत ही ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा उदाहरण वेदिका जी के रूप में हमने देखा है। जी, मैं लास्ट में कुछ चीज़ों का और डिस्कशन करना चाहूँगा 2 से 3 मिनट में। जैसा कि हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात कर ली, लेकिन कई बार हम ओपीडी में पेशेंट आते हैं, 1 साल बाद में आते हैं, हमने कहा साहब आप इतने लेट कैसे आए? तो बोला साहब हमारे को तो पता ही नहीं था कि ये साइकेट्रिक बीमारी है, हमारे को तो किसी ने बताया गया कि फलानी जगह ले जाओ, हम वहाँ ले गए, किसी बाबा के पास ले जाओ वहाँ ले गए, किसी जाड़े वाले के पास लेके जाओ वहाँ ले गए। तो मैं कुछ कॉमन जो बीमारियाँ हैं वो मैं बताना चाहूँगा। कौन कौन लोग हैं जो कि सिजोफ्रेनिया के बारे में जानते हैं? कोई हाथ ऊपर कर सकता है जो सिजोफ्रेनिया के बारे में जान सकते हैं? चलो कोई बात नहीं। आपने सबने देखा होगा किसी गली मोहल्ले में, किसी नुक्कड़ पे, चौराहे पे एक कई बार गंदा सा आदमी बैठा रहता है, बेचारा बहुत नहाया नहीं है कई दिनों से, उसके बहुत कपड़े फटे हुए रहते हैं, खुद ही से वो बातें करता रहता है, इशारे करता रहता है। कभी कभार वो ऐसा बोलता हुआ पाया जाता है कि देखो साथ थानेदार साहब मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। या कभी कभार अपन उसको खाना देते हैं तो वो लेता नहीं है कि तुमने इसमें जहर मिला रखा है। देखा होगा हम सभी ने, रेलवे स्टेशन में मिल सकता है, बस स्टैंड में मिल सकता है। वो ज़्यादातर लोग साइकोसिस के शिकार होते हैं, सिजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं, जिसको अपन आम भाषा में पागलपन अपन बोलते हैं। इसके अलावा भी 1-2 और लोग जो डिसऑर्डर है, लेकिन मेनली आप ऐसे समझो कि उसके मानसिक बीमारी है। लेकिन घर वाले क्या है कि वैसे सोचते हैं कि ये तो क्या पागल हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि मेरे रेस्पेक्टेड बॉस बैठे हैं, मेरे सर बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि ऐसे लोगों का भी 10 से 15 दिन में हमने 80 से 90% उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाता है। हमने जयपुर में बहुत जगह से ऐसे लोग उठाए और उसका ट्रीटमेंट किया। तो ये जो केसेज होते हैं सिजोफ्रेनिया के होते हैं कि मानसिक बीमारी है। अपन सोचते हैं कि ये पता नहीं भिखारी है या कुछ ऐसा है। एक दूसरा जैसे डिसऑर्डर है, मैं आप जैसे माता बहनें मेरी पीछे बैठी हैं, मैं उनसे तकल्लुफ़ होना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा मानना है कि नई नई जो लड़की है ससुराल में आती है, ससुराल उसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है, सास भी उसको परेशान करती है और लोग भी परेशान करते हैं, तो धीरे धीरे वो कुंठी होती जाती है। उसकी कुंठा उसके आंतरिक मन में इतनी बैठ जाती है कि कुछ दिन बाद में उसका जो आंतरिक मन है ये सोचता है कि मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो आंतरिक मन की जो कुंठा है वो एक फिजिकल सिम्टम्स में है ना पैदा होती है। जैसे वो कहेगी कि मेरा तो सर दुख रहा है, जबकि ऐसा नहीं, सर में कोई बीमारी नहीं होती है। जब हम उनका सर चेक करते हैं, MRI करते हैं, कुछ नहीं आता है। कई बार कह सकती है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है। वो इस कारण करती है कि उसको पता है, उसके आंतरिक मन को पता है कि कोई ध्यान नहीं रख रहा। और ऐसा करने से अपन लोग उसको ले जाके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसका आंतरिक मन सेटिस्फाई होता है कि ये लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरे को ऐसा करना चाहिए। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, साहब इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ नहीं आ रहा, आप दवाई किस चीज़ की दे रहे हो, लेकिन ये मन की बीमारी है। मन की बीमारी, इसमें मेन योगदान उनके घर वालों का है। हमारे पास जितनी भी लेडीज आती हैं, डिप्रेशन की शिकार हो या सिजोफ्रेनिया की शिकार हो, उसमें 60% अपनी जो कल्चर है, जो मैम ने बताया जनरेशन गैप है, उसका मेनली रोल रहता है। क्योंकि सास समझती नहीं है कि अपनी जो बहू आई है वो क्या चाहती है, वो समझना नहीं चाहती है, तो इसको अपने को दूर करना पड़ेगा। तो ये
ज़्यादातर हम इसको सोमेटोफोम डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। एक जैसे एंजाइटी होती है, अपने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो एंजाइटी हो रही है, कुछ भी काम हो गया एंजाइटी हो रही है, यहाँ पे आगे एंजाइटी हो रही है। वो एंजाइटी नहीं है, वो एंशियस होना है जो एक इमोशंस है। एंजाइटी तो एक मानसिक विकार है। जैसे कि मान लो मैं और डॉक्टर मिहिर यहाँ पे आ रहे थे कल, यदि कोई एक ऐसा पर्सन है, हम दोनों सोच रहे थे यार कुछ अच्छा बताएंगे, अपन ने कुछ सीखा है वो बताएंगे, उसमें थोड़ा सा डर लगे कि पता नहीं लोग बात क्या पूछेंगे, तो ये एंशियस होना है। लेकिन मैं ऐसे करूँ कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मैं बस में कैसे जाऊँगा, मुझे चिंता हो रही है कि पता नहीं मैम वहाँ पे क्या पूछेंगे, ऑडियंस मेरे से क्या पूछेंगे, और यहाँ पे आके भी मैं, ये एंजाइटी होती है। मतलब कुछ काम करने से पहले ऐसी चिंता करना, जबकि उस काम के लिए ऐसी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत सारे लोग अपने आसपास एंजाइटी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, काउंसलर के पास नहीं जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, किसी के साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं बहुत ज़्यादा घबराहट की, तो वो साइकेटिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएं। एक जैसे आजकल आम बीमारी बनती जा रही है ओसीडी की। ओसीडी नाम कितने लोगों ने सुना है? ओसीडी जैसे कि मैं आपको कहूँगा तो आप सभी ऐसे कहोगे तो फिर सभी की ही होती है। ओसीडी बीमारी जैसे गांव में बोलते हैं साफ सफाई की बीमारी होती है। अब आप कहोगे साफ सफाई करना तो अच्छी बात है, साफ सफाई, लेकिन वो इतनी साफ सफाई करना, जैसे ओसीडी के अंदर जैसे दो कंपोनेंट है, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऐसी साफ सफाई या ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद भी इतनी एंजाइटी हो रही है कि मेरे को वापस करना है काम। जैसे मैंने यहाँ पे ये है, ये ऐसे रखा है, मेरे मन में विचार आ रहा है कि सीधा होना चाहिए, मैंने इसको सीधा कर दिया, फिर भी विचार आ रहा है कि सीधा नहीं है। तो जैसे साफ सफाई से रिलेटेड हो सकती है, किसी विचार से रिलेटेड हो सकती है। कई बार हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि मेरे तो सर ऐसा है कि माता रानी की मेरे बार बार विचार आते हैं, फिर मैं बार बार मंदिर जाता हूँ, धोखा खाता हूँ, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई। तो बार बार मंदिर जाना या किसी काम को बार बार करना, थोड़ी सी देर के लिए उसका विचार संतुष्ट होता है, लेकिन दोबारा असंतुष्टि आ जाती है, उसके बाद वो उस काम को बार बार करता है। तो ये साफ सफाई में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी माता बहनें हमारे पास में आती हैं कि सर पहले तो पता ही नहीं था, उसका हस्बैंड कहता है कि सर ये दिन में 20-20 बार पोछा लगा देती है। तो पोछा लगाना आप जैसे वैसे को तो अच्छी बात है, 2 बार 3 बार लगाएं, लेकिन वो पोछा इस कारण लगा रहे कि उसका आंतरिक मन परेशान है कि जैसे भी कोई अंदर आ गया ये तो गंदा हो गया, मेरे को पोछा लगाना है। तो इस बीमारी को जैसे कॉमन भाषा में अपन ओसीडी की बीमारी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यदि कोई भी आसपास में या आप लोगों में से कोई हो तो आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा जैसे मेनली सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं अपनी कम्युनिटीज़ में। अपनी लाइफ स्टाइल आजकल ऐसी हो गई है कि हमारी जैसे जो साइंस कहती है कि 10 में से 3 या 4 लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक सेक्सुअल काउंसलिंग या सेक्सुअल ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग पूछ पाते। वो 5-6 साल तो यही सोचते रहते हैं मैं किसके पास जाऊं। उसको पता ही नहीं है कि सेक्सुअल रोग कौन ठीक करेगा। पहले जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं, फिर कहीं और कहीं चले जाते हैं, फिर झाड़ा दिलाने चले जाते हैं। तो एक सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कॉमन हो चुकी है। तो किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो कृपया करके अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हुई हैं वो आपको बताएंगे। तो मेरे को समय देने के लिए हुक्म जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी जो चीज 4 जो बीमारियां बताई हैं जिस विषय में, और आप लोग मिल भी सकते हैं डॉक्टर मिहिर, डॉक्टर नवीन जी से। लेकिन साथ साथ में जो आपने एंजाइटी वाला बताया, 35 ईयर्स ओल्ड आफ्टर जो महिलाएं होती हैं, घर में घरेलू महिलाएं हैं, वो काम पर जब बाहर नहीं जाती या पड़ोस से उनके कहीं ना कहीं जो बातचीत नहीं हो पाती है उनको ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर नवीन जी ये बताएंगे कि एंजाइटी के घर में कोई शिकार, थोड़ा सा माहौल को आसाने के लिए बोलो कि घर में एंजाइटी के घर में तो शिकार नहीं है ना। अपने यहाँ पे अपने समाज की बात कर रहे हैं आप। जैसे घर में जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे मेरे घर में जाओ या ससुराल में जाओ या किसी कम्युनिटीज़ में जाओ या यहाँ पे आओ, तो क्या है कि वैसे तो साइकेट्रिस्ट चेहरा देख के बता देता है कि ये एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है या ये क्या है, तो वैसे हमारे को पता लग जाता है। और लगभग सभी के घर में एक आधा बंदा ज़रूर मिलता है। और ऐसे मम्मी पापा, जैसे कई बार होता है कि एग्ज़ाम कल तो मेरी है और मेरे पापा इनसे सो रहे हैं कि तूने ये पढ़ा कि नहीं, वो पढ़ा कि नहीं। जैसे मैं कहूँ पापा मैंने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद मैं तो उठूँगा 6 बजे, मेरे पापा 4 बजे उठ गए, उससे पहले ही पानी लगा दिया। तो ये एक एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। कई बार ये इतनी हद तक बढ़ जाती है। एंजाइटी का एक पार्ट होता है फोबिया, वो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। फोबिया वाला पार्ट होता है जैसे कईयों को यहाँ आने, भीड़ में आने में भी डर लगता है, नहीं मैं तो भीड़ में नहीं जाऊँगा।
किसी को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाने में डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। नॉर्मली ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा डर लगे कि उससे घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें होने लगे तो आपको एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद डॉक्टर नवीन जी का, डॉक्टर मिहिर जी का और वेदिका जी का इस सेशन के लिए। और आप लोग अकेले में इनसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वेदिका जी को मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब को मोमेंटो देखकर इनका वेलकम।